मोल कॉन्सेप्ट ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत क्यों है केमिस्ट्री में। तो देखिए, अगर हम लोग देखें केमिस्ट्री जैसे शुरू करते हैं आप, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें किस तरह की दिखती हैं कि भाई आप देखोगे आपको एटम्स दिखते हैं, है ना, आपको आयंस दिखते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन सब की अगर बात करें तो सब चीज़ में, इन सारी चीज़ों में कॉमन क्या है, दिस ऑल आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। ठीक है, आपको कि मोल कॉन्सेप्ट में ये बातें क्यों कर रहे हैं, आप अभी तुरंत समझ आएगा कि ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि भाई अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ये चीज़ें फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, है ना, इस तरह की चीज़ें। और ये इन सब के लिए कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन एक पॉइंट हम इन सब के लिए क्या कह सकते, दिस ऑल आर एक्सट्रीमली, ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। तो अगर ये बहुत छोटा है तो कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आ सकती, आपको कि इसको देख नहीं सकते, इसको ठीक से रख नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे देखने और रखने की बात ही नहीं आएगी, यहाँ पे इसको काउंट करने की बात आएगी। जब हम लोग कैलकुलेशन की बात करेंगे, थ्योरेटिकली कैलकुलेट करें, न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करें, है ना, तो कैलकुलेशन में इसको काउंट करने की बात आएगी। जो प्रेजेंट हमारे पास सिस्टम था मोल कॉन्सेप्ट आने के पहले, ठीक है, या फिर अगर हम लोग इसको सोचें कि मोल कॉन्सेप्ट अलग हटाते हैं, अब जो हमारे पास मेथड्स हैं किसी चीज़ को काउंट करने के लिए वो यहाँ पे यूजलेस दिखेंगे। लाइक आपको जैसे पता है कि भाई 1 दर्जन लिखते हैं, ठीक है, तो 1 दर्जन आप लिखते हो, ये कितना होता है, 12। अगर हम लोग 1 स्कोर की बात करें, ठीक है, तो 1 स्कोर का मतलब होता है 20, ठीक है। अगर हम लोग 1 ग्रॉस की बात कर ले, है ना, तो 1 ग्रॉस की अगर बात करेंगे तो वो कितना होता है, 144, ठीक है। तो 144 क्या, 144 ऑफ एनी थिंग, अगर हम लोग कहेंगे 1 ग्रॉस ऑफ लेक्चर्स मतलब 144 लेक्चर्स हो गए, ठीक है। 1 स्कोर ऑफ बुक्स मतलब 20 बुक्स हो गए, है ना। 1 दर्जन ऑफ एप्पल तो कितने हो गए, 12 एप्पल्स हो गए, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है हमारे पास, बट ये सिस्टम यहाँ पे यूजलेस दिखेगा, क्योंकि अगर बहुत छोटा भी अमाउंट, इवन कि मैं अगर 1 ग्राम भी किसी एक सब्सटेंस का ले लूँ, सपोज हमने 1 ग्राम ऑफ एनीथिंग, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले लिया, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, जिसको यहाँ से काउंट कर पाना बहुत मुश्किल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा टास्क होगा, ठीक है। तब बात है कि भी नहीं, एक और सिस्टम चाहिए इसको काउंट करने के लिए, ठीक है। वहीं से मोल कॉन्सेप्ट की पहली चीज़ शुरू होती है ना। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर जाते हैं कि वो ऐसा क्यों लिखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ तक समझ के सबके समझ आ रहा है। तो देखिए, अगर हम लोग मोल की बात करें तो 1 मोल, ठीक है, 1 मोल इज द amount, 1 mole is the amount of a substance, 1 mole is the amount of a substance that contains, that contains as many particles as there are, there are atoms in exactly 12 gram of the C12 isotope। अब ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया होगा, इसको हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है। पहले डेफिनेशन को एक बार देखते कि ये है क्या, यहाँ तक समझ आ गया कि भाई 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स और एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द C12 आइसोटोप। अब इसमें देखना कि भाई ये लिखने का मतलब ये हुआ कि आपको ये कहानी क्यों लिख रहे हो, सीधा बताओ ना यार कि 1 मोल कितना होता है, बिल्कुल ठीक है, बट वहाँ तक अगर एक फील चाहिए जब आप उसको न्यूमेरिकल में यूज़ कर पाओगे, उसके लिए फंडा जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, जैसे 1 स्कोर इज़ 20, 1 ग्रॉस इज़ 144, ठीक है, तो ये हमने लिखा, वैसे ही 1 मोल कुछ होगा, तो 1 मोल कितना होगा वो अभी मैं आंसर तक नहीं पहुंचा हूँ यहाँ। 1 मोल कितना होगा, जैसे 1 स्कोर 20 होता है, तो 1 मोल कितना होगा, 1 मोल होगा जो C12 आइसोटोप का 12 ग्राम, अगर C12 आइसोटोप का 12 ग्राम उठा ले, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे,
ठीक है। अब ये ऐसा करने की मतलब इसका मतलब भी है, ऐसा क्यों किया हमने, है ना, कार्बन ही क्यों लिया, ये भी एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे, है ना। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि हो क्या सकता है इसमें। यहाँ तक समझ आ गया। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन ले लेते हैं, है ना, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन उठा लिया हमने, ठीक है। सपोज कार्बन ऐसा दिखेगा आपको, है ना। तो कार्बन में से हमने क्या किया, 12 ग्राम कार्बन लिया। 12 ग्राम, ये 12 ग्राम सपोज है, ठीक है। बहुत कम होगा बट यहाँ दिखाने के लिए ऐसा दिखा है, ये सपोज 12 ग्राम कार्बन हो गया, ठीक है। देखो 12 ग्राम कार्बन, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखिए 1 मोल जानने के लिए 12 ग्राम ऑफ कार्बन हमने ले लिया। तो 12 ग्राम C12 जब लिया तो उसमें जब कैलकुलेट किया गया, फाइंड किया गया, तो 6.0221367 इंटू 10⁻23, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। लिख सकते इतने एटम्स दिखे किसके, 12 ग्राम ऑफ कार्बन की। ये कैसे आया ये भी हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। कॉन्सेप्चुअली मैथमेटिकली इसको देखें क्यों ऐसा आया, ठीक है। बट हमारे पास एक आंसर आ गया जो चाहिए था कि 1 मोल में कितना नंबर, ठीक है। तो 1 मोल में कितना, तो इतना। यहाँ तक समझ आ रहा है। यहाँ पे एटम्स इसलिए लिखा हुआ है हमने क्योंकि ये डेफिनेशन ये कह रहा था, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन 1 मोल उतना ही होगा जितना 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में नंबर ऑफ एटम्स होंगे। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो एक चीज़ जो हमें यहाँ पे मिला कि 1 मोल, अगर 1 मोल की बात करते हैं तो 1 मोल इक्वल्स टू 6.02213, इतना आया था। अब इसको जब हम लोग आगे लिखेंगे, है ना, तो इसमें यूज़ करने के हिसाब से तो हम लोग क्या करेंगे, 6.022 कई जगहों पे 23 भी लिखते हैं। आप एनसीईआरटी की बात करेंगे तो 0.22 की बात करते हैं वहाँ, है ना, इंटू 10⁻23। अब यहाँ से देखो कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग कि क्या हुआ। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि आपके दिमाग में ये डाउट होगा कि इतना कैसे आ गया। तो देखो इतना ऐसे आ गया, यहाँ से देखा गया, देखना यहाँ तक समझना कि अगर वन एटम ऑफ C12 की बात करें, ठीक है, 1 एटम ऑफ C12 की बात करें तो इसका जो मास होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है। तो 1 एटम ऑफ C12 इतना होता है, ठीक है। और हमने लिया कितना है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन लिया है। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स हो जाएंगे, ये कैसे करोगे। तो 12 ग्राम डिवाइडेड बाय दिस मास रख देंगे। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब ये जो मास है, ये को 1 एटम का है तो इसको इतना ग्राम पर एटम लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं ना। दिस इज द मास ऑफ 1 एटम। तो 1 एटम मतलब दिस इज द मास पर एटम, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 2648 इंटू 10⁻23, ठीक है, देन यू विल गेट दिस नंबर। यहीं से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलता है, ये 6.0221367 इंटू 10⁻23। यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते। तो यहाँ जो है एक पर्टिकुलर टाइप का यूनिट आया, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इतना एटम्स पर मोल। अब यहाँ तक क्यों पहुँचे, पर मोल क्यों लिखा, क्योंकि 1 मोल को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भाई 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वही 1 मोल है, और 1 मोल में इतने एटम्स निकल के आए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते कि दिस मच एटम्स पर मोल जो होगा वो कार्बन में होगा, है ना। तो कार्बन में कितना, 12 ग्राम कार्बन में, तो 12 ग्राम कार्बन में इतने ही एटम्स होते हैं। ये कैसे कैलकुलेट किया गया समझ आ रहा है। 1 एटम का मास ले लिया, कार्बन के 1 एटम का मास डिवाइडेड बाय दिस, है ना। तो देखो अब यूनिट की अगर बात करेंगे, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये क्या है, इतना एटम्स पर मोल था, सॉरी इतना ग्राम पर एटम मास था, डिवाइड करके फाइनली ये आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये अब हमें मिल गया कि 1 मोल इक्वल्स दिस मच। अब कहोगे यहाँ पे आपने एटम्स क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ सिर्फ नंबर की बात करेंगे। 1 मोल भी बिल्कुल वैसा यूनिट हो गया जैसा 1 ग्रॉस की बात करते थे, 1 स्कोर की बात करते थे, या 1 दर्जन की बात करते थे। इसको मैं सीधे यहीं से शुरू करता हूँ कि भाई अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास 1
मोल ऑफ नोट्स है। नोट्स मतलब ये रुपए वाला, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो रुपए वाला है तो कितने का है? अगर आपसे कह दिया कि आपके पास 1 मोल ऑफ नोट्स है जो 10 रुपए का है, 10 रुपीज़ का है, मतलब ईच नोट जो है वो कितनी वैल्यू का है? 10 रुपए का है, ठीक है। तो आपसे कहा जाएगा कि आपके पास टोटल कितने अमाउंट है, ठीक है। तो इतना अमाउंट मतलब डीमोनेटाइजेशन की वैल्यू ज़रूरत यहाँ पे भी हो जाएगी। फिर चलो यहाँ पे देखते हैं तो कितने अमाउंट की बात करेंगे। तो अमाउंट कितना हो गया, तो आप क्या करोगे कि भाई इस बंदे के पास या आपके पास 1 मोल ऑफ नोट्स है। तो 1 मोल ऑफ नोट्स कितने, 10 रुपए का। तो एक की वैल्यू 10 रुपए है और 1 मोल नोट्स है, तो कितने नोट्स हैं आपके पास? 10 रुपए का नोट कितना है? तो 1 मोल में ये नंबर होता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 मोल ये नंबर ऑफ नोट्स में चला गया, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इतने नोट्स है। और 1 रुपए, एक नोट की वैल्यू कितनी है? 10, तो मल्टीप्लाइड बाई 10 करोगे तो ये इतने टोटल रुपए हैं। समझ आ रहा है? तो ये अब ये यूजलेस नॉर्मल काउंटिंग में इसलिए होता है, ये बहुत ज़्यादा नंबर होगा, इसकी ज़रूरत ऐसे होती नहीं है ना। लेकिन जब हम लोग केमिस्ट्री में जाएंगे तो बाकी चीज़ें यूजलेस हो जाएंगी और यही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में लॉजिक बताया कि वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। कौन? एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ये जो भी कुछ लेते हैं, इवन कि हम बहुत छोटा अमाउंट ले तब भी उसमें नंबर्स जो होंगे उनके वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ सब केमिस्ट्री पे चलते, ये तो सिखाने के लिए मैंने बताया कि 1 मोल को कैसे लिख सकते। अब अगर हम लोग देखें कि मान लो कहीं पे लिख दिया कि भाई 1, ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम या हाइड्रोजन एटम है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। इसका मतलब क्या समझेंगे आप? तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, इसका मतलब आपके पास कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है? अगर कोई कहता है कि भाई आपके पास जो है 1 मोल ऑफ या 5 मोल, 5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो 5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब यू हैव 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ऐसा पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो देखो 1 मोल का मतलब बिल्कुल भी नहीं कि एटम। 1 मोल का मतलब यहाँ से जो एटम जैसा दिखता है वो इस रीजन से था। यहाँ तक समझ आ रहा है कि 1 मोल कैलकुलेट कैसे करेंगे, कितना होना चाहिए, एग्जैक्ट उस नंबर पे गए। और आगे फिर टाइम के साथ धीमे धीमे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इस लेक्चर सीरीज में, ये समझ भी आता जाएगा ऐसा ही क्यों किया कि हमने कार्बन को ही क्यों चुना, ठीक है। जब हम लोग एटॉमिक मास यूनिट की बात करें धीमे धीमे आपके समझ आता जाएगा। तो अभी जो प्रायोरिटी है कि आपको ये समझ आ जाए कि ये मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है। यहाँ तक समझ आ गया? अब अगर मान लो कहीं पे ऐसा लिखते हैं कि भाई 6 मोल्स ऑफ सोडियम आयन, ठीक है। तो 6 मोल्स ऑफ सोडियम आयन लिखने का मतलब क्या हो गया? सोडियम आयन का मतलब क्या हो गया? 6 इंटू दिस मच, 6.022 इंटू 10⁻³ आयंस, कौन सा? सोडियम लिख सकते। तो इन सब में आपने देखा कि 1 मोल की वैल्यू इतनी हो गई और यही इंपॉर्टेंट एक नंबर है। तो आपने देखा इस सारे कैलकुलेशन में ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। और इस नंबर के सामने कुछ भी लग सकता है, ठीक है। एटम्स लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं, आयंस लिख सकते हैं, पैसेज लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख सकते हैं। जिस तरह से आप 1 दर्जन को यूज़ करते थे, 1 दर्जन पेन हो सकता है, बुक हो सकता है, एप्पल हो सकता है, मैंगोज हो सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। वैसे ये एक यूनिट हो गया, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है। 1 मोल पे हमें इसलिए पहुंचना पड़ा कि वो सारी चीज़ें बहुत छोटी होती थी, तो हमें बहुत बड़े स्केल पे जा करके मतलब ऐसा यूनिट देखना था जिसमें बहुत
मतलब लार्ज नंबर को छोटे यूनिट में हम लिख पाएँ। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो आपने देखा जितने भी एग्जाम्पल लिए उसमें ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये नंबर इंपॉर्टेंट हो गया तो इसको इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि इसका एक नाम दे दिया गया, है ना। इट इज़ नोन एज एवोगाड्रो एवोगाड्रो कांस्टेंट। इट इज़ नोन एज एवोगाड्रो कांस्टेंट, लिख सकते। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। तो एवोगाड्रो कांस्टेंट होता क्या है, यहाँ तक समझ, मतलब 1 मोल कितना होगा, तो एवोगाड्रो कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, अब वो 1 मोल है क्या चीज़, वो एक सिचुएशनल आंसर होगा, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसमें एक काम करेंगे आप कि भाई जैसे इस चैनल पे मैंने इसको अपलोड किया हुआ है, लेकिन केमिस्ट्री के लिए एक डेडिकेटेड चैनल है जो इजी लेक्चर केमिस्ट्री के नाम से है। ठीक है, इसमें लिंक भी आ जाएगा, तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जितने भी लेक्चर्स हैं जो केमिस्ट्री के आने हैं वो उस चैनल पे आना है, तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे अगर आपको समझ आया। ठीक है, तो आप इजी लेक्चर केमिस्ट्री, अभी साथ में लिंक आ रहा होगा कुछ वीडियो का, तो आप उस चैनल पे चले जाओ। ठीक है, और वहाँ से फिर उसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगर समझ आए तो लाइक भी करो, शेयर करो, जो भी जितना अच्छा कर सकते हैं इसमें करिए। तो मेरे से जितना अच्छा हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है।